योगी ने नया चैप्टर खोला है। अखिलेश यादव वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। योगी ने जो फॉर्मूला प्लांट किया है वो 2024 के चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका पहला टेस्ट यूपी नगर निकाय चुनाव में होगा। अगर योगी का यह दाव सही से फिट हो गया तो यूपी की 80 सीट पर बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी की रणनीति का काउंटर सोचने के बजाय योगी से मिलने कौन आ रहा है, कौन क्या पहन कर आ रहा है, इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। तो योगी का वो फॉर्मूला है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। 425 वाला फॉर्मूला 24 का रास्ता मिला। क्या है नंबर 425? पहले उसको समझते हैं। 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में करीब 250 से अधिक सीटें हैं। 33% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 425 सीटें हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मोटा मोटा मान लें तो पूरे देश में 425 सीट ऐसी है जहां ओबीसी हार जीत तय करते हैं और 50% से ज्यादा ओबीसी जहां हार जीत तय करते हैं वो सीटें हिंदी बेल्ट से आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिंदी बेल्ट की करीब 225 सीटों में 203 पर बीजेपी और गठबंधन जीता था, जबकि यूपीए को सिर्फ 7 सीटें और महागठबंधन को 15 सीटें मिली थी। हिंदुस्तान की जाति वाली सियासत में ओबीसी कितना जरूरी है इस बात से समझ सकते हैं कि इसी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मोदी, योगी, राहुल, अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, नीतीश सब जुटे हैं। बीजेपी के बड़े नेता मंत्री ओबीसी वोटर्स के यहां जाएंगे। ओबीसी मोर्चा गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान करेगा। रामचरितमानस जाति जनगणना को लेकर शंका दूर करेंगे। उधर कांग्रेस ने खोए जनाधार को पाने के लिए उसने भी रोड मैप तैयार किया है। कांग्रेस ने अलग अलग सेक्टरों में आरक्षण की बात कही है। प्राइवेट सेक्टर से न्यायालय तक ओबीसी आरक्षण को शामिल करने की मांग की है। अखिलेश, नीतीश और तेजस्वी ओबीसी को लुभाने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं ताकि पिछड़ी जातियों के आरक्षण का सही आंकड़ा पता चल सके। लेकिन 425 सीटों पर असर डालने वाले ओबीसी को सेट करने का बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है, जिसकी शुरुआत यूपी में योगी ने कर दी है। मोटा मोटा माने तो यूपी में सभी 80 सीटों पर ओबीसी वोटर्स का असर है। पिछली बार बीजेपी ने 80 में से 64 सीटें जीती थी। इन सीटों पर ओबीसी वोटर्स का बड़ा योगदान था। उसमें सबसे ज्यादा गैर यादव ओबीसी ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को सपोर्ट किया था। इसीलिए योगी ओबीसी वोट बैंक को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस और सतर्क हैं। अखिलेश के जाति जनगणना वाले दांव को कुंद करने के अपने फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसमें पहला कदम योगी ने चल दिया है। शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का निर्धारण होगा, जिससे पुरानी सूची में आरक्षित सीटों की स्थिति में बड़ा उलटफेर हो सकता है और इससे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी पड़ सकता है। 2024 में यूपी का ओबीसी किधर जाएगा, उसका पहला टेस्ट भी नगर निगम चुनाव से हो जाएगा। बच्चे डिरेल्ड है और हताश है। उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। वो वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके सिर्फ कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। 14, 17, 19, 22 हम 24 में भी आप देखेंगे और स्थानीय निकाय चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएंगे। यूपी में मोदी और योगी के लिए ओबीसी जरूरी क्यों है वो भी समझ लेते हैं। पूरी 80 सीटों पर बीजेपी का कंसंट्रेशन गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर है। ऐसा नहीं है कि यादव वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव की जीत बताती है कि यादव भी मोदी को वोट देता है, लेकिन ज्यादा फोकस गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर है। अगर बीजेपी इन्हें अपने पाले में जोड़कर रखने में कामयाब होती है तो जीत का गणित तैयार करने में अधिक मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इस बार भी बीजेपी टोटल ओबीसी के वोट शेयर को बढ़ाना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी में शामिल यादव में से 60% ने
एसपी-बीएसपी गठबंधन, 23% ने बीजेपी गठबंधन, 17% ने अन्य को। ओबीसी की दूसरी बड़ी जाति कोयरी कुर्मी का 80% वोट बीजेपी को मिला, 14% वोट एसपी-बीएसपी को, जबकि 6% अन्य को मिला। यादव, कोयरी, कुर्मी के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों में से 72% ने बीजेपी को पसंद किया, 18% ने एसपी-बीएसपी को, 10% ने अन्य को वोट दिया। योगी सरकार का मानना है कि निकाय चुनाव को लेकर आई पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद ओबीसी वोट बैंक मजबूत होगा, इसीलिए रिपोर्ट पर कैबिनेट ने तुरंत मुहर लगा दी। सब लोगों के बीच में कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव होंगे। जो 27% आरक्षण मिलना है वो 27% आरक्षण मिलेगा। उसको लेकर के किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। बीजेपी 27% दे रही है, कोई एहसान कर रही है क्या? वो तो हम उनसे छीन लेंगे, ले ही लेंगे। वो कौन होते हैं कि न देने वाले? वो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? वो तो संविधान हमको दे रहा है। वो तो उस 27% को किसी तरीके से छीनना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो लड़ाई लड़ रही कि आप कैसे छीन सकते हैं, और नहीं छीन सकते। ओबीसी वोट बैंक की सियासत करने वालों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट क्यों बड़ा चैलेंज हो सकती है, उसको समझने के लिए रिपोर्ट की उस रिकमेंडेशन को सुनना होगा। रिपोर्ट में आरक्षण प्रक्रिया में कई खामियां बताई गई हैं। आरक्षण के नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है। चक्रानुक्रम आरक्षण में नियमों का पालन न करने की जानकारी दी गई है। आरक्षण प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाने के लिए मौजूदा कानून में बदलाव की सिफारिश की गई है। ऐसी कई सीटों का जिक्र है जहां 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया। इन सीटों पर एक ही जाति या श्रेणी के लिए आरक्षण का खुलासा हुआ है। चक्रानुक्रम व्यवस्था के तहत पहले एसटी महिला, फिर एसटी पुरुष, फिर एससी महिला, एससी पुरुष, फिर ओबीसी महिला, उसके बाद ओबीसी पुरुष और सबसे बाद में बिना रिजर्वेशन के लोगों को सीट देने का प्रावधान है। लेकिन 30 साल से ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। कई जिलों में देखने को मिला है कि कई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी अधिक होने के बावजूद उस जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आज भी ये मैटर सब जुडिस है। अगली इसकी जो हियरिंग है वो 11 अप्रैल को लगी हुई है। इसलिए हमें ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जानी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिखाना होगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई है और उनके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक या उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एक बात निश्चित है कि हमारी माननीय मंत्रिपरिषद, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी की सरकार ओबीसी को संपूर्ण रिजर्वेशन, पहले भी जो दिसंबर में जो अनंतिम अधिसूचना डिक्लेयर की गई थी उसमें भी दिया गया था और अभी भी उसमें कहीं कोई दिक्कत आने की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। संपूर्ण रिजर्वेशन के साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। इस सरकार ने नेक नियति से यदि ये सब कार्रवाई की होती, जबकि कई बार ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस प्रक्रिया से ही आरक्षण होगा, तो उसको न पालन करके एक तरफा कार्रवाई करने का नतीजा है कि चुनाव आज लेट हो रहा है। आज चुने हुए प्रतिनिधि निकायों में न होकर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने की जो हथकंडे अपनाती है बीजेपी, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। योगी ओबीसी वोट को लेकर बड़े सधे हुए कदम से चल रहे हैं और ये बात सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को परेशान कर रही है, जिसका रिएक्शन उनके ट्वीट में नजर आ गया। पिछड़ों को लेकर योगी विरोध का वो नया नैरेटिव लेकर आ गया, जिसमें उन्होंने इस फोटो का जिक्र किया जब पिछड़ा आयोग के मेंबर योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे। इस तस्वीर को लेकर उन्होंने बीजेपी और योगी पर बड़ा आरोप लगा दिया। ट्वीट में अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके आसपास के खास लोग जूता पहन सकते हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? अच्छी बात है कि मंजूरी दे दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात को कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। ये कभी पिछड़ों को हक नहीं देना चाहते। अगर बड़ी ही मंशा होती हक देने की तो मामला न्यायालय में क्यों जाता? न्यायालय में गया, न्यायालय के निर्देश पर आयोग बना और आयोग ने जब रिपोर्ट सौंपी तब भी दुर्भावना
द्वेषपूर्ण और छोटा बड़ा भेदभाव जो बीजेपी में है वो दिखाई दिया। जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सौंपने गए वो जूता उतार के वहां खड़े हैं, और जो आयोग की रिपोर्ट ले रहे हैं, पिछड़ों के हक की बात कह रहे हैं कि हम हक देने जा रहे हैं, वो जूता पहन कर खड़े हैं, चप्पल पहन के खड़े हैं। तो अभी भी वो तस्वीर ये दर्शाती है कि पिछड़े और दलित उन लोगों के साथ खड़े तो हो सकते हैं लेकिन जूता पहन के नहीं खड़े हो सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे नेता ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को समाजवाद का मूल पढ़ना चाहिए। समाजवाद का मूल बराबरी है, भेदभाव नहीं है। कुछ लोगों की आंखों में मोतियाबिंद का रोग होता है, लेकिन अखिलेश यादव जी की आंखों में जातियाबिंद का रोग हो गया है। इसीलिए उनको हर बात में केवल जाति दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश अब जातीय राजनीति से कोसों आगे निकल चुका है। इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे कि 2014 का चुनाव परिणाम, 2017 का चुनाव परिणाम, 2019 का चुनाव परिणाम और हालिया 2022 का चुनाव परिणाम ये स्थापित करता है कि अब उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब के समीकरण जीत नहीं दिला सकते, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी हर बात में केवल जाति ही रट रहे हैं। ऐसा नहीं, अखिलेश ने योगी पर पहली बार इस तरह की बातें की हैं। जब अखिलेश ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तब भी अखिलेश ने घर को गंगा जल से धुलवाने पर सवाल खड़ा किया था। रामचरितमानस एपिसोड भी सोच समझकर उठाया गया कदम है। दलित ओबीसी को रामचरितमानस विवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। अखिलेश जाति वोट की पॉलिटिक्स के लिए नए दांव भले चल रहे हैं, लेकिन उनको लेकर परसेप्शन तो यही है कि उन्हें ओबीसी में सिर्फ यादव ही नजर आते हैं। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, एक 7 थे और एक 3 थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है। निकाय चुनाव तो ट्रेलर है, असली पिक्चर 2024 में रिलीज होगी। अब योगी हो या फिर अखिलेश, सबकी कवायद के पीछे ओबीसी वोट है, जिसको लेकर यूपी में कहा जाता है ओबीसी जिधर जीत उधर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।